एक छोटी सी कल्पना कीजिए, सर्दियों की एक बहुत ही ठंडी रात है। एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जिसके अंदर एक औरत प्रसव पीड़ा से मतलब दर्द से बहुत बुरी तरह तड़प रही है। हाँ, और उसकी जो चीखें हैं वो उस रात के सन्नाटे को बिल्कुल चीर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन झोपड़ी के बाहर का नज़ारा और भी खौफनाक है। उस औरत का पति और ससुर बाहर अलाव के पास बैठे हैं और अंदर जाने के बजाय वो इस बात पर लड़ रहे हैं कि आग में भुने हुए आलू का बड़ा हिस्सा किसे मिलेगा। दोनों में से कोई भी अंदर नहीं जाना चाहता। हाँ, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके जाते ही दूसरा व्यक्ति ज्यादा आलू खा जाएगा। अब ये किसी हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं है, ये हिंदी साहित्य के उस महान रचनाकार के दिमाग से निकली सबसे स्याह सच्चाई है जिन्हें दुनिया उनकी नैतिकता और आदर्शवाद की कहानियों के लिए जानती है। मुंशी प्रेमचंद। ये दृश्य वाकई हमें भीतर तक झकझोर देता है। मतलब ये हमारी उन तमाम मान्यताओं को तोड़ देता है जो हम इंसानियत के बारे में पाल कर रखते हैं। कफन कहानी का ये दृश्य महज गरीबी का चित्रण नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं के पतन का एक बहुत ही क्रूर मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी इसी विकासक्रम को समझना है। बिल्कुल। मतलब हम आज ये खोजेंगे कि कैसे एक लेखक जिसने शुरुआत में समाज को एक आदर्श का रास्ता दिखाया, वो अपने जीवन के अंतिम दौर तक आते आते इतना निर्मम और कठोर यथार्थवादी कैसे हो गया। ये सफर सिर्फ एक लेखक की कलम का नहीं है। अगर आप देखें तो ये 20वीं सदी के भारत के पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के चरमराने का सफर है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हम हमेशा सुनते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। बिल्कुल। लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि प्रेमचंद ने उस दर्पण को कैसे इस्तेमाल किया। मतलब पहले समाज को ये दिखाने के लिए कि उसे कैसा होना चाहिए, और फिर उसी दर्पण को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर देने के लिए, ताकि समाज अपनी असली घिनौनी तस्वीर देख सके। एग्जैक्टली। हमारे पास आज स्रोत सामग्री के रूप में उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी दुर्गा का मंदिर है, और साथ ही उनके आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और मानवतावाद पर लिखे गए कुछ बहुत ही विस्तृत शोध लेख हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके उसी मशहूर सिद्धांत से, यानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जो कि सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। हाँ, भारी भरकम शब्द है। बिल्कुल, लेकिन इसकी जड़ें दुर्गा का मंदिर जैसी कहानी में बहुत गहराई से धसी हैं। तो इसे थोड़ा खोलकर बताइए। देखिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें महज कहानी के कथानक से परे जाना होगा। दुर्गा का मंदिर का जो नायक है बाबू बृजनाथ, वो कोई अनपढ़ या असामाजिक तत्व नहीं है। नहीं, वो तो वकालत की तैयारी कर रहा है। हाँ, उसे समाज के सही गलत का, नियमों का पूरा ज्ञान है। अब होता क्या है कि एक दिन उसे एक पार्क में घास पर कागज की एक पुड़िया मिलती है, जिसमें सोने की गिन्नियां होती हैं। हाँ, 8 सोने की गिन्नियां, जिन्हें सावरिन कहा जाता था। अब एक कानून के छात्र के तौर पर उसका पहला विचार यही आता है कि उसे ये पुड़िया पुलिस को सौंप देनी चाहिए, जो कि कायदे से होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो गिन्नियां घर ले जाता है। और घर जाने के बाद जो होता है वो एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना है। मतलब ब्रजनाथ की पत्नी भामा उन गिन्नियों को देखकर लालच में आ जाती है। हाँ, वो उनसे अपने लिए एक गुलूबंद यानी गहने बनवाना चाहती है। और ब्रजनाथ उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। वो डांटता है कि भाई ये पराया धन है, इसे छूना भी पाप है। सही बात है। लेकिन अगले ही दिन ब्रजनाथ का एक मित्र मुंशी गोरेलाल उससे 30 रुपए उधार मांगने आता है। पत्नी के सख्त मना करने के बावजूद ब्रजनाथ उसी पराये धन में से 2 गिन्नियां उस दोस्त को दे देता है, जिसके बारे में उसे अच्छे से पता है कि वो कभी पैसे नहीं लौटाता। है ना अजीब बात। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी को सड़क पर पैसों से भरा बटुआ मिल जाए और वो उसमें से कुछ पैसे अपने उस दोस्त को उधार दे दे जो हमेशा पैसे मार लेता है। बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति जो कुछ घंटे पहले अपनी पत्नी को नैतिकता सिखा रहा था, वो अचानक इतना कमजोर कैसे पड़ गया। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्रेमचंद मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत खोलते हैं। अच्छा। हाँ, ब्रजनाथ की ये हरकत असल में लालच नहीं है, ये एक झूठी शान या जिसे हम मिथ्या अभिमान कहते हैं, उसका रक्षण है। मैं समझा नहीं है। देखिए, औपनिवेशिक भारत के उस दौर में जहां मध्य वर्ग आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रहा था, वहां समाज में अपना एक रसूख दिखाना, खुद को बड़ा आदमी साबित करना एक तरह का अपना बचाव करने का तरीका बन गया था। ओह, तो मतलब समाज में नाक नीची ना हो जाए। हाँ, वो झूठी इज्जत बचाने का जो दबाव है ना,
वो उसकी सारी कानूनी और नैतिक शिक्षा पर भारी पड़ जाता है। क्या बात है। ज्ञान और आचरण के बीच का ये द्वंद्व ही प्रेमचंद का यथार्थ है। इंसान बुनियादी तौर पर या पैदाइशी बुरा नहीं है, लेकिन सामाजिक दबाव और झूठा अभिमान उसे कमजोर बना देता है। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। ये वैसा ही है जैसे आज के समय में लोग अपनी हैसियत से बाहर जाकर बहुत महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पड़ोसियों के सामने उनकी इमेज बनी रहे। एकदम सही तुलना है। लेकिन प्रेमचंद कहानी को इस पतन पर छोड़ते नहीं हैं। जब ब्रजनाथ को पता चलता है, वो छिपकर गोरेलाल और उसकी पत्नी की बातें सुन लेता है ना। हाँ, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि अब कौन से पैसे लौटाने हैं। हाँ, तो जब उसे पता चलता है कि गोरेलाल ने उसे धोखा दिया है, तो वो एक गहरे अपराध बोध में घिर जाता है। मतलब उसे इतना पछतावा होता है कि वो दिन रात अनुवाद का काम करता है ताकि उस पराये धन की भरपाई कर सके। और इसी तनाव में वो गंभीर रूप से बीमार भी पड़ जाता है। जी। और यहीं से कहानी यथार्थ की जमीन से उठकर आदर्श की उड़ान भरती है। ब्रजनाथ की पत्नी भामा, जो शुरुआत में गहने बनवाना चाहती थी, वो परेशान होकर दुर्गा के मंदिर जाती है। वहां मूर्ति से उसे एक आवाज आती है, पराया धन लौटा दे। और वहीं उसे वो वृद्धा भी मिलती है, तुलसी। हाँ, तुलसी, एक वृद्ध विधवा जो रो रही होती है क्योंकि उसके 120 रुपए खो गए हैं, जो कि उसकी 2 साल की पेंशन होती है, और उसमें 8 गिन्नियां शामिल होती हैं। बिल्कुल। जब भामा को ये सच्चाई पता चलती है तो उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आता है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। वो अपने सबसे प्रिय कान के झुमके बेचकर पैसे जुटाती है और तुलसी को लौटा देती है। वेट, 1 मिनट, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा? हाँ, मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। भामा उस अनजान विधवा को उसके पैसे लौटाने के लिए अपने सोने के झुमके बेच देती है। ये एक बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से सोचें तो क्या असल दुनिया में ऐसा होता है? मतलब क्या ये अंत बहुत ज्यादा सुविधाजनक और फिल्मी नहीं लगता? कोई अपने ही परिवार के लिए ऐसा मुश्किल से करता है। किसी अजनबी के लिए अपने गहने बेचना एक बहुत ही आदर्शवादी विचार लगता है। देखिए, आपका ये संदेह पूरी तरह से स्वाभाविक है, और आपको बता दूं कि उस दौर के कई आलोचकों ने भी यही सवाल उठाया था। तो फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों लिखा? इसका उत्तर हमें उस समय की राजनीतिक और वैचारिक हवा में मिलता है। प्रेमचंद गांधी जी के विचारों से, विशेष रूप से उनके हृदय परिवर्तन के सिद्धांत से बहुत गहराई से प्रभावित थे। अच्छा, गांधी जी का प्रभाव था। हाँ, ये वो दौर था जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। अगर साहित्यकार उस समय समाज को सिर्फ ये बताता कि इंसान कितना स्वार्थी और गिरा हुआ है, तो उस कुंठित समाज में उम्मीद की कोई किरण ही नहीं बचती। ये भी है। प्रेमचंद का ये स्पष्ट मानना था कि साहित्यकार को यथार्थ की नींव पर एक आदर्श का महल खड़ा करना चाहिए। वे चाहते थे कि पाठक ये देखें कि इंसान बुराई से निकलकर अच्छाई तक पहुंचने की क्षमता रखता है। तो एक तरह से वे उस समय के समाज के लिए एक नैतिक कंपास तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। ये कुछ उनकी अन्य कहानियों जैसा है ना, जैसे ईदगाह। हाँ, हामिद वाली कहानी। हाँ, हामिद जो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी सारी बाल इच्छाओं को मारकर अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। और पंच परमेश्वर का उदाहरण भी ले सकते हैं। एकदम सही। जहां अलगू चौधरी अपनी गहरी दोस्ती को किनारे रखकर न्याय के पक्ष में खड़ा होता है। वे यह स्थापित करना चाहते थे कि जब व्यक्ति किसी जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठता है तो उसके अंदर न्याय की एक ईश्वरीय भावना आ जाती है। यकीनन प्रेमचंद का ये जो प्रारंभिक चरण था, ये इस विश्वास पर टिका था कि मनुष्य के भीतर एक देवता सो रहा है जिसे सही परिस्थितियों से जगाया जा सकता है। भामा का अपने झुमके बेचना कोई आर्थिक लेन देन नहीं है, वो आत्मा की शुद्धि है। ये वो समय था जब प्रेमचंद उम्मीद से भरे हुए थे। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि ये उम्मीद हमेशा कायम नहीं रही। बिल्कुल नहीं। 1920 के दशक का अंत होते होते और 30 के दशक में प्रवेश करते ही प्रेमचंद की कहानियों से ये हृदय परिवर्तन पूरी तरह से गायब होने लगा। हाँ, स्वर एकदम बदल गया था। अचानक से उनकी दुनिया बहुत डार्क, बहुत निर्मम हो गई। ऐसा क्या हुआ कि आदर्शवाद का ये बुलबुला फूट गया? इस मोड़ को समझने के लिए हमें इतिहास और अर्थशास्त्र की गहराइयों में उतरना होगा। 1930 का जो दशक था, वो पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी आर्थिक मंदी का दौर था। हाँ, 30 की मंदी। और भारत में, जहां ब्रिटिश हुकूमत थी, इसका असर बिल्कुल विनाशकारी था।
अंग्रेजों ने टैक्स कम नहीं किया, बल्कि भारतीय किसान, जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश नीतियों के तिहरे दबाव में पिसने लगे। बाप रे। प्रेमचंद, जो खुद जमीनी हकीकत के बहुत करीब थे, वे ये देख रहे थे कि जब एक व्यवस्था पूरी तरह से क्रूर हो जाए तो व्यक्तिगत हृदय परिवर्तन से कुछ नहीं होता। ये तो ऐसा है जैसे कोई निर्देशक आशा से भरी और दिल को छू लेने वाली पारिवारिक फिल्में बनाते बनाते अचानक से सिस्टम की सच्चाई दिखाने वाली बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या उनका इंसानियत से भरोसा उठ गया था? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो उनका भरोसा नहीं उठा था, बल्कि उनकी दृष्टि बहुत वयस्क और तीक्ष्ण हो गई थी। मतलब और पैनी हो गई थी। हाँ, अब इस सच्चाई की शुरुआत उनकी कहानियों में दिखने लगी। उदाहरण के लिए हमारे स्रोतों में सवा सेर गेहूं कहानी का जिक्र है। वो बहुत ही दर्दनाक कहानी है ना? इसमें शंकर नाम का एक सीधा साधा किसान एक साधु को भोजन कराने के लिए गांव के साहूकार से केवल सवा सेर यानी लगभग 1 किलो गेहूं उधार लेता है। सिर्फ 1 किलो गेहूं? हाँ, और उस सवा सेर गेहूं के ब्याज के दुष्चक्र में वो इतना फंस जाता है कि उसे 7 साल तक अपनी पूरी कमाई साहूकार को देनी पड़ती है। 7 साल? फिर भी कर्ज चुकता नहीं होता। अंत में उसे जीवन भर के लिए उस साहूकार का बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है, और सबसे भयानक बात, उसके मरने के बाद उसका जवान बेटा भी उसी 100 रुपए के कर्ज की बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के लालच की नहीं है, यह एक पूरी व्यवस्था की क्रूरता को बेनकाब करती है। यह दिखाती है कि कैसे कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि पीढ़ियों को गुलाम बनाने का एक तरीका था। बिल्कुल। जहां धर्म मतलब साधु को भोजन कराना और पूंजीवाद मिलकर एक अनपढ़ इंसान को हमेशा के लिए कुचल देते हैं। और ये क्रूरता पूस की रात में एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। हल्कू वाली कहानी। जी, हल्कू एक गरीब किसान है जो कड़ाके की ठंड में अपने खेत की रखवाली कर रहा है। उसके पास ओढ़ने के लिए एक ढंग का कंबल तक नहीं है। जब रात में नीलगाय उसके खेत में घुसकर उसकी पूरी फसल बर्बाद कर रही होती है, हल्कू उन्हें भगाने के लिए उठता तक नहीं है। वो बस अलाव के पास बैठा रहता है। और सुबह जब उसकी पत्नी रोते हुए कहती है कि अब तो लगान भरने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी तो हल्कू के मन में दुख नहीं होता। हाँ, बल्कि उसे एक अजीब सी खुशी होती है। बिल्कुल। वो सोचता है कम से कम अब इस कड़ाके की ठंड में रात तो नहीं गुजारनी पड़ेगी। यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पेंच है। आमतौर पर किसान अपनी फसल को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हल्कू अपनी ही फसल की बर्बादी पर राहत महसूस कर रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है उस समाज में मेहनत के प्रति घृणा का पैदा होना। मतलब प्रेमचंद यहाँ ये स्थापित कर रहे हैं कि जब किसी इंसान की मेहनत का फल उसे जीने की न्यूनतम सुविधाएं भी न दे सके, जब उसकी फसल सिर्फ लगान और कर्जा चुकाने के लिए ही पैदा हो रही हो, तो उस इंसान का अपनी ही मेहनत से मोहभंग हो जाता है। क्या बात है। हल्कू का अपनी फसल को बर्बाद होते देखना असल में उस सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक मूक विद्रोह है। और यही मोहभंग, यही व्यवस्था से पैदा हुई घृणा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है कफन में, जिसके दृश्य का हमने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था। घीसू और माधव। हाँ, बाप बेटे। जब मैंने पहली बार ये कहानी पढ़ी थी, सच कहूं तो मुझे इन दोनों किरदारों से सख्त नफरत हुई थी। माधव की पत्नी बुधिया मर जाती है, गांव वाले चंदा इकट्ठा करके 5 रुपए देते हैं ताकि कफन खरीदा जा सके। लेकिन ये दोनों बाजार जाकर उस कफन के पैसे से शराब पीते हैं, कचौड़ियां खाते हैं, और माधव कहता है कि जीते जी तो बेचारी को भरपेट खाना नहीं मिला, अब मरने के बाद कफन का क्या करेगी। एक पाठक के तौर पर यह पूरी तरह से अमानवीय लगता है। देखिए, यहीं पर हमें समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति 20 साल तक पेट भर खाना न खाए, तो उसके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सहानुभूति पैदा करता है वो सिकुड़ जाता है। मतलब जिसे हम नैतिकता कहते हैं, वो उनके लिए एक विलासिता, एक लग्जरी है। बिल्कुल। जीवित रहने की जो बुनियादी भूख है ना, वो हर दूसरे विचार पर हावी हो जाती है। कफन जैसी कहानी दिखाती है कि जब व्यवस्था इतनी क्रूर हो जाए तो हृदय परिवर्तन जैसे आदर्श काम नहीं आते। प्रेमचंद का निशाना घीसू और माधव पर नहीं था, उनका निशाना उस समाज पर था जो एक औरत के जीवित रहते हुए उसे भूखा मार देता है, लेकिन उसके मरने पर कफन के वास्ते चंदा इकट्ठा कर लेता है। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक दृष्टिकोण है। मतलब प्रेमचंद समझ गए थे कि जब तक इंसान के पेट में अन्न नहीं होगा,
तब तक उसके दिल में किसी दुर्गा का मंदिर जैसी उम्मीद करना बेमानी है। भूखे पेट से आप आदर्शों की उम्मीद नहीं कर सकते। एकदम सही विश्लेषण है। और यहीं से प्रेमचंद के संपूर्ण विजन की रूपरेखा स्पष्ट होती है। वे साहित्य, समाज और राजनीति को एक ही कड़ी के रूप में देखते थे। हाँ, क्योंकि समाज के सुख दुख का असर व्यक्तियों पर पड़ता है। उन्होंने हमेशा समाज के उस 80% हिस्से की बात की जिसमें किसान, मजदूर, दलित और महिलाएं शामिल थीं, जो मुट्ठी भर लोगों के मोहताज थे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे? हमारे स्रोत बताते हैं कि नहीं, उन्होंने कभी किसी राजनीतिक पार्टी का मुखपत्र बनने की कोशिश नहीं की। उनका वाद सिर्फ और सिर्फ मानवतावाद था। बिल्कुल। उन्होंने बिना किसी दिखावे के मनुष्य के भीतर के देवता को भी चित्रित किया, जैसे दुर्गा का मंदिर में, और उसी मनुष्य के भीतर छिपे उस दानव को भी दिखाया जो एक शोषक व्यवस्था पैदा करती है, जैसे कफन में। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद की यात्रा असल में एक जागरूकता की यात्रा थी। हमने देखा कि कैसे दुर्गा का मंदिर के आदर्शवाद से लेकर कफन के डार्क यथार्थवाद तक उनकी कलम का एक ही लक्ष्य था, इंसानियत को जगाना। उनकी प्रगतिशीलता जीवन के सीधे अनुभवों पर आधारित थी। बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत ही गहरी और आंखें खोलने वाली चर्चा रही है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है जिस पर हम सभी को गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। जरा अपने आसपास देखिए। आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी एक परफेक्ट छवि दिखाने की होड़ में लगा है, लेकिन अंदर ही अंदर समाज कई तरह की आर्थिक और मानसिक विषमताओं से जूझ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अगर मुंशी प्रेमचंद आज मौजूद होते तो वे हमारी इस सभ्यता पर कौन सी कहानी लिखते? क्या उसमें दुर्गा का मंदिर जैसा कोई हृदय परिवर्तन होता, या फिर कफन जैसा कोई सुन्न कर देने वाला यथार्थ? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको स्वयं चिंतन करना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।